क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी ही जोंक बन जाए तो क्या होता है? आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी कड़वे सच का सामना करेंगे। हम हिंदी साहित्य के दिग्गज अमरकांत की बेहद गहरी और कालजयी कहानी जिंदगी और जोंक के पन्नों को पलटेंगे। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि समाज के पाखंड और जिंदा रहने की एक ऐसी विचलित कर देने वाली हकीकत है जो सीधा दिल पर चोट करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जो आपको झकझोर कर रख देगा। सोचिए, एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा हुआ जमीन पर बिल्कुल चित पड़ा है, जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो। ये हमारी पहली मुलाकात है उस अनजान हड्डियों के ढांचे जैसे भिखारी से, जो मोहल्ले के एक पुराने खंडर में नीम के पेड़ के नीचे अचानक से आ धमकता है। ये एक ऐसी तस्वीर है ना, जो तुरंत दिमाग में सवाल पैदा करती है कि आखिर ये इंसान है कौन और इस हालत में यहाँ कैसे पहुंचा। और यहीं से जन्म लेता है वो सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी की जान है। जब जिंदगी एक जोंक बन जाए तो असल में खून चूस कौन रहा है? हम आगे इसी गहरे रूपक की परतें खोलेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गरीबी और बेबसी के इस बेहद क्रूर जाल में असल में जोंक है कौन। क्या वो भिखारी समाज का खून चूस रहा है, या फिर ये तथाकथित सभ्य समाज उस भिखारी का? इस भिखारी, जिसका नाम रजुआ है, के किरदार में आपको दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल विपरीत बातें देखने को मिलेंगी। एक तरफ तो उसकी शारीरिक हालत है, एकदम खस्ता हाल, धसी हुई आंखें, पसलियों का एक एक ढांचा साफ दिखता हुआ और बीमारी की वजह से फूला हुआ पेट। कोई भी देखकर कहेगा कि बस अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। लेकिन दूसरी तरफ गजब की ढिठाई, एक ऐसी अजीब और न टूटने वाली जिद कि चाहे लोग कितनी भी नफरत करें, गालियां दें, उसे उसी खंडर में पड़े रहना है। वो वहां से हिलने का नाम नहीं लेता। अब जरा समाज के उस आईने की तरफ देखते हैं जिसमें मोहल्ले का असली चेहरा नजर आता है। देखते हैं कि कैसे ये पूरा मोहल्ला रजुआ के साथ बर्ताव करता है, शुरुआती शक से लेकर उसके खुलेआम शोषण तक। मोहल्ले वालों का उसके साथ पहला सामना कोई दया या सहानुभूति वाला नहीं था, बल्कि ये बेहद हिंसक था। होता यह है कि उस पर एक नई साड़ी चुराने का झूठा शक हो जाता है। फिर क्या था, पूरी भीड़ उस पर टूट पड़ती है। लोग उसे बेरहमी से पीट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, और वो मार खाते हुए हताशा में क्या चिल्ला रहा है? मैं बरई हूं, मैं बरई हूं। अपनी जाति का नाम ले रहा है। शायद उसे लगता है कि अपनी जाति बताने से ये बेतहाशा मार रुक जाएगी। ये पल समाज के खोखलेपन और क्रूरता को एकदम नंगा कर देता है। लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी दिलचस्प है। मोहल्ले के ही शिवनाथ बाबू की एक बात यहाँ पूरी मानसिकता को साफ कर देती है। वो कहते हैं कि अगर वो घर में आने लगा है तो जरूरत पड़ने पर कोई छोटा मोटा काम भी कर ही देगा। देख रहे हैं आप कैसे उसी इंसान को जिसे अभी अभी पीटा गया था, अब एक मुफ्त के नौकर के रूप में देखा जा रहा है। बचा खुचा खाना देने और तथाकथित दया दिखाने के नाम पर एक मजबूर इंसान को बहुत ही चालाकी से सस्ते और शोषित मजदूर में बदल दिया जाता है। अगर हम रजुआ के इस सफर को एक टाइमलाइन पर रखें तो ये किसी भी इंसान के पतन का एक बेहद खौफनाक और व्यवस्थित सिलसिला है। पहले हफ्ते में वो एक खतरा है, एक संदिग्ध चोर है। 1 महीने के अंदर ही वो पूरे मोहल्ले का साझा नौकर बन जाता है। हर कोई उससे मुफ्त में अपने घर के काम करवा रहा है। 6ठे महीने तक वो रज्जू भगत बन चुका है, और ठीक 1 साल बाद वो महज एक लावारिस हैजे का मरीज बन के रह जाता है। इंसान से इस्तेमाल की चीज बनने का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। तो आखिर कोई इंसान इतने अपमान और दुर्दशा के बीच जिंदा कैसे रहता है? यहीं पर बात आती है रज्जू भगत के उस अनोखे और थोड़े अजीब रूपांतरण की। इस घुट घुट कर जीने वाली जिंदगी में रजुआ कुछ ऐसी अजीब रणनीतियां अपनाता है जो आपको हैरान कर देंगी। अचानक से बिना बात के इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाना, गधे जैसी आवाजें निकालना, या फिर औरतों से अजीब तरह से मजाक करना ताकि लोग उसे देखकर हंसें। वो महात्मा गांधी और हनुमान जी की बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां सुनाने लगता है। आसान शब्दों में कहें तो उसने अपनी गरिमा को ताक पर रखकर खुद को इस मोहल्ले का जोकर बना लिया है। उसने ये अपमान खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, बस इसलिए ताकि इस समाज में उसकी एक जगह पक्की हो सके, चाहे वो जगह कितनी भी दयनीय क्यों ना हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर का इंसान या गुस्सा पूरी तरह से मर चुका था। जब एक महिला जिस पर रजुआ ने बहुत भरोसा किया था उसके बचाए हुए चंद पैसे हड़प लेती है तो वो धर्म का सहारा लेता है।
वो दाढ़ी बढ़ा लेता है और स्थानीय शनिचरी देवी की शरण में चला जाता है। ये एक ऐसी खौफनाक देवी मानी जाती है जो गलत करने वालों को कोढ़ जैसी भयानक बीमारियां देती है। रजुआ रोजाना जल चढ़ाकर पूरी शिद्दत से प्रार्थना करता है कि उस धोखेबाज औरत को कोढ़ हो जाए। यह बेबसी के बीच उसके अंदर के उस अनूठे मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध का बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। जब भयंकर गर्मी में रजुआ को हैजा पकड़ लेता है, तब मौत से उसका सीधा संघर्ष शुरू होता है और इसी संघर्ष में समाज का सबसे बदसूरत चेहरा सामने आता है। यहाँ आपको एक बहुत ही गहरा और कड़वा विरोधाभास देखने को मिलेगा। एक तरफ है वो पूरा मोहल्ला, वही लोग जिन्होंने महीनों तक रजुआ से मुफ्त में अपने घर के काम करवाए। अब जब वो उल्टी दस्त से मर रहा है तो उन्हें संक्रमण का डर सताने लगता है। वे उसे अपने बरामदे से खदेड़ देते हैं और उसी खंडर की धूल में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ है कहानी का कथाकार, जो खुद पैसों की तंगी से जूझ रहा है, लेकिन इंसानियत और एक अजीब से अपराध बोध के चलते आखिरकार वही रजुआ को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम करता है। अब आप सोचेंगे कि हैजे से बच जाने के बाद शायद चीजें बदल गई होंगी। बिल्कुल नहीं। अस्पताल से लौटने के बाद उसे क्या मिलता है? शिवनाथ बाबू का ये बयान सुनिए। गोली मारिए साहब, अब साले को खुजली हुई है, कौन उससे काम कराए? मतलब जान बचने के बाद भी रजुआ को खुजली की भयंकर बीमारी हो जाती है, और जो लोग पहले उसे नौकर बनाकर काम लेते थे, अब वो उसे सिर्फ और सिर्फ घृणा से देखते हैं। उसे एक बार फिर से पूरी तरह अछूत और लावारिस छोड़ दिया जाता है उसके अपने हाल पर। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के उस क्लाइमैक्स पर जो इतना अजीबोगरीब है कि आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मॉनसून का मौसम आ चुका है और कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। होता कुछ यूं है जिसे हम पोस्टकार्ड की घटना कह सकते हैं। एक लड़का कथाकार के पास आता है और खबर देता है कि रजुआ मर गया है। वो कहता है कि रजुआ के गांव एक पोस्टकार्ड लिखकर उसकी मौत की खबर भेज दीजिए। ये खबर सुनकर कथाकार के मन में कहीं न कहीं एक गहरी शांति और राहत की लहर दौड़ जाती है कि चलो, रोज रोज की इस घृणा, इस बोझ से छुटकारा तो मिला। लेकिन असली झटका तो अभी लगना था। उसी रात के घने अंधेरे में हड्डियों का ढांचा बन चुका रजुआ अचानक कथाकार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो मरा नहीं था, वो बिल्कुल जिंदा था। तो आखिर ये सारा नाटक क्या था? इस पूरे रहस्य की जड़ में था एक अंधविश्वास, सिर पर कौवा बैठने का डर। रजुआ के सिर पर एक कौवा बैठ गया था, जिसे मृत्यु का एकदम पक्का और अटल संकेत माना जाता है। अब जरा सोचिए, उस इंसान ने इस तय मानी जा रही मौत को चकमा देने के लिए क्या किया? उसने खुद ही अपने मरने की झूठी खबर फैलाने और अपने रिश्तेदारों को भेजने की ये पूरी अजीबोगरीब योजना बना डाली। ये घटना इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक इंसान जिसे जिंदगी ने लगभग पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है, वो बस एक दिन और जिंदा रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। उसकी हताशा और बेतुकापन सच में हैरान कर देता है। और अंत में ये कहानी हमें उसी सबसे तीखे और उकसाने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या रजुआ जिंदगी से एक ज़ौंक की तरह चिपका हुआ है, या जिंदगी खुद वो ज़ौंक है जो धीरे धीरे उसके खून की आखिरी बूंद तक चूस रही है? अमरकांत का ये विचार हमें अंदर तक झकझोर देता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि मानव अस्तित्व और समाज के इस क्रूर नाटक में असली परजीवी कौन है? क्या वो इंसान जो हर हाल में बस जीना चाहता है, या वो पूरी व्यवस्था जो उसका इतनी बेरहमी से शोषण करती है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन इस विश्लेषण के खत्म होने के बाद भी काफी देर तक जहन में गूंजता रहेगा।